प्री ISPCS एस्पिरेंट्स, स्टील फ्रेम एक कंसेप्ट है। लौह चौखट हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं यूपीएससी वाले। ये लोक प्रशासन की कंसेप्ट है मैक्स वेबर की, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, नौकरशाही के बारे में, यानी सरकारी तंत्र के बारे में, गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में। वेबर ने इसको नौकरशाही कहा। नौकरशाही शब्द उन्होंने कहीं और से लिया था। विंसेंट डी गौर ने, एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने बुरे सेंस में इस शब्द का प्रयोग किया था। नौकरशाही अर्थात जो नौकर तो हैं लेकिन रहते शाह की तरह हैं, नौकरशाह। इस सेंस में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी कहा था। ये हिंदी का अर्थ है, उर्दू का अर्थ है नौकरशाही, जो मैंने बताया। अंग्रेज़ी में ब्यूरोक्रेसी का ये अर्थ नहीं है कि जो नौकर हैं और शाह की तरह रहते हैं, लेकिन विंसेंट डी गॉर्ने ने बड़ी हिकारत से और बड़े ही गुस्से के भाव से इस शब्द का प्रयोग किया था। विंसेंट डी गॉर्ने ये मानते थे कि ये एक बीमारी है जो आगे चल के बहुत बढ़ जाएगी बढ़ गई है, मजबूरी है। वेबर नौकरशाही को बिल्कुल अलग अर्थ में प्रस्तुत करने लगे और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक आइडियल टाइप कहा। आइडियल टाइप का ये अर्थ कदापि नहीं है कि आदर्श। हिंदी किताबों में आदर्श प्रारूप लिखा होता है, लेकिन यहाँ आदर्श का मतलब वो आदर्श नहीं है। हिंदी अनुवाद गलत है। जैसे हीगल को आइडियलिस्ट कहते हैं और हिंदी में आदर्शवादी कहते हैं, ये अनुवाद गलत है। आइडियल टाइप का अर्थ ये है, ये आइडियल शब्द आइडिया से आया हुआ है, विचार से, यानी विचारों में जो सर्वोच्च हम सोच सकते हैं, जितना कुछ बेहतर से बेहतर और बुरे से बुरा जो हम सोच सकते हैं, वो एक समुच्चय होता है। दैट इज ए सेट। उसको हम आइडियल टाइप कहते हैं मैक्स वेबर का। जैसे क्वांटम नंबर होते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। तो ये जो 11 संख्याएं आई, इनका समुच्चय। इसी प्रकार से वर्स्ट, वर्स, बैड, फेयर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो 7 विशेषण आए, इनको मिला दें तो एक आइडियल टाइप हुआ। वेबर ने ऐसे ही आइडियल टाइप्स की कल्पना की है। सदैव आइडियल टाइप आदर्श नहीं होता। सोशियोलॉजी की थिंकर्स की पुस्तक है, दोशी एंड जैन की। उसमें अगर मैक्स वेबर पढ़ेंगे तो अच्छे से ये बात समझ में आएगी। लोक प्रशासन में ये बात समझाई नहीं जाती है। सुरेंद्र कटारिया की जो पुस्तक है हिंदी में, थिंकर्स की लोक प्रशासन में, उसमें भी इस बात का उल्लेख थोड़ा बहुत किया गया है। आइडियल टाइप एक सोशलॉजी की कंसेप्ट है जिसको पब्लिक एड और पॉलिटिक्स में अप्लाई करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। तो वेबर ने नौकरशाही को एक आइडियल टाइप बताया और उसकी बड़ी आलोचना की गई कि आइडियल है ही नहीं। वेबर ने कहा ही कब था कि आइडियल है? उनका अर्थ तो आइडिया से जन्मा है। ऐसे हीगल ने, आदर्शवाद नहीं है वो, विचारवाद है, आइडिया से निकला आइडियल है। खैर यहाँ पर हम हीगल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अनुवाद की भूलें बता रहा हूँ। ये होती हैं। जो लोग साधारण तौर पर अनुवाद करना नहीं जानते, जो भावानुवाद नहीं कर पाते, जिन्हें आता नहीं है, तो बड़ा ही रूखा सूखा गूगल ट्रांसलेशन करते हैं। फिल्म आ रही थी, गाना चल रहा था, पिया पिया ओ पिया पिया, नीचे सब टाइटल आ रहे थे अंग्रेजी में, हस्बैंड हस्बैंड ओ हस्बैंड हस्बैंड। समझ सकते हो कितना नीरस, कितना बोगस, कितना बोर, कितना मूर्खतापूर्ण ट्रांसलेशन। अरे हबी हबी ही लिख देते, लेकिन नहीं। सामान्यतः ये बुद्धि ट्रांसलेटर्स में नहीं पाई जाती, बड़े ही मैकेनिकल और रोबोटिक होते हैं। वेबर के साथ एक और बात थी।
वेबर जर्मन थे, उनकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी। श्वीगनर एक वेबर के परवर्ती विचारक रहे, उन्होंने कहा है कि वेबर के साथ एक अच्छाई और यही एक बुराई भी है कि उनके लिखे हुए को लोग समझ ही नहीं पाए। इसलिए वेबर को लोगों ने उन बातों के लिए तो महिमा मंडित कर दिया जो उन्होंने कही ही नहीं, और उन बातों के लिए उनकी आलोचना की जो बातें उनकी थी ही नहीं यानी उनके लिखे हुए को सही पढ़ ही नहीं पाए। अच्छा, जर्मन भाषा ऐसी होती है कि जिसमें एक एक शब्द का अर्थ पैराग्राफ्स में होता है, विशद अर्थ होते हैं, संस्कृत की तरह। जैसे संस्कृत में भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है भारवेर अर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य। तो भारवी जो संस्कृत कवि हैं वो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। छोटी सी बात लिखेंगे, बहुत भारी अर्थ होगा। जैसे बिहारी हिंदी में देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, 10th में पढ़ा होगा। वेबर उसी प्रकार के जर्मन भाषा के भारवी हैं, समझ लो। उन्होंने एक तो जर्मन भाषा का स्वरूप ही यही है कि वो शब्दों को इतना संकुचित करते हैं, इतना श्रिंक करते हैं, पैराग्राफ्स को श्रिंक करके शब्द बना देते हैं। जैसे कंडेंस्ड मिल्क वो बना देते हैं। एक उपमा मैंने पहले दी है, जो उपमाएं तुम्हें अच्छे समझ में आती हैं मैं वही तुम्हें उदाहरण देता हूँ। मैंने जर्मन से बीए किया है, 10th किया, इंटरमीडिएट किया, बीए किया। तो इरादा एमए करने का भी था लेकिन नहीं कर पाए, उसके बाद टाइम नहीं मिला। बड़ी प्यारी भाषा है और मुझे बहुत ही आनंदित करती है, बंगाली की तरह। तो स्टार्टिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर विश्वास पढ़ाते थे। मैंने वहीं से जर्मन डिप्लोमा किया था, फिर हाई स्कूल इंटर बीए किया। तो उन्होंने एक पुस्तक दी, सजेस्ट की, वो हम लोगों ने ख़रीदी। टोटल जर्मन में थी, फ्रेंच भी सीखी मैंने। तो उन्होंने एक किताब बताई, वही पढ़ाते थे। एक किताब बताई जो फ्रेंच में थी, टोटल अंग्रेज़ी थी ही नहीं। तो हमने जर्मन, हम सभी लोग जो सीख रहे थे, जर्मन से सीखी है। ये नहीं कि इंग्लिश टू जर्मन, ये नहीं कि इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू फ्रेंच। समझना पड़ता था, उसमें चित्र बने होते थे, भावाभिव्यक्ति होती थी, तब हमें समझना पड़ता था। फिर उसमें लिखा होता था कि टीचर के लिए कार्य क्या है, टीचर क्या समझाएगा। तो प्रोफेसर विश्वास ने एक एग्जाम्पल दिया, मॉर्गनशॉन। उन्होंने कहा ये शब्द लिखा है ब्लैक बोर्ड पर लिखा, कहा इसके लिए अर्थ मैं बता रहा हूँ। पढ़ाते इंग्लिश में थे। उन्होंने कहा कि कल्पना करो कि तुम सुबह सो के उठे हो, अलसा रहे हो, बाहर गार्डन में निकल के आते हो, एक कली अभी अभी खिली है, ओस की बूंदें पड़ी हैं, आसमान में हल्का बादल है या कोहरा है, सूर्य की हल्की हल्की किरणें उस पर पड़ रही हैं, इंद्रधनुषी प्रकाश उससे निकल रहा है, चारों ओर आभा बिखरी हुई है। ये जो सौंदर्य तुम हृदय से अनुभव करते हो, इसको कहते हैं मॉर्गनशॉन। ये मॉर्निंग ब्यूटी है। या एक लड़की जो सुबह लॉन में बैठी बैठी हल्की सी झपकी ले रही है सुबह के टाइम में, उसी टाइम में उसके चेहरे पर जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं, कुछ सोच के मुस्करा रही है, कुछ सपनों की यादें, कुछ भविष्य के स्वप्न, मन में प्रियतम की याद और न जाने क्या क्या। ये मॉर्गनशॉन है। ऐसे शब्द होते हैं। शॉन का मतलब ब्यूटी होता है, मॉर्निंग ब्यूटी। तो जर्मन ऐसी भाषा है, बड़ी ही सुंदर भाषा है। तो वेबर ने जब आइडियल टाइप लिखा तो लोग टूट पड़े पूरी दुनिया के, समझ ही नहीं पाए कि क्या होता है। ऐसे ही उन्होंने जब आइजनस्लॉट लिखा तो इसका मतलब था कि स्टील फ्रेम, लोहे की चौखट। अब बड़े बेसुरे ट्रांसलेशन होते रहे, स्टील फ्रेम और लोहे की चौखट, और वो आइजनस्लॉट ही ठीक था। हम किसी दूसरी भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों ले लें तो इसमें कौन सा पाप है। जब हम विधि में, लॉ में, कानून में, न्यायालय की भाषा में
ऑडी अल्ट्रम इस्तेमाल करते हैं, पर से इस्तेमाल करते हैं, एब इनिशियो इस्तेमाल करते हैं, एड वेलोरम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जो लैटिन भाषा के हैं, फ्रेंच भाषा के हैं। उनका ज़बरदस्ती अनुवाद तो नहीं करते, तो जर्मन से इतनी दुश्मनी क्यों? अरे हिटलर नाजी के कारण क्या हम जर्मन भाषा से दुश्मनी करने लगे? भाषा तो बड़ी प्यारी है, लेकिन जर्मन के प्रति एक घृणा देखी जाती है अंग्रेज़ों में, तो जर्मन भाषा को वो एक्सेप्ट नहीं करते, लैटिन को एक्सेप्ट करते हैं, वो उनकी पवित्र भाषा है। जैसे हिंदी वालों के लिए संस्कृत पवित्र भाषा है, उर्दू के लिए और फारसी के लिए अरबी भाषा पवित्र भाषा है, ऐसे ही अंग्रेज़ों के लिए लैटिन भाषा पवित्र भाषा है और फ्रेंच फैशनेबल भाषा है। इसी प्रकार से तो ये जो स्टील फ्रेम शब्द बहुत आता है, इसके बारे में तुम्हें हमने ये 10 मिनट में ये बात बताई कि स्टील फ्रेम आया कहाँ से। वेबर का क्या मतलब था स्टील फ्रेम लिखने का? मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा, किसी फ्रेंच पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर का था, नाम मैं भूल गया, बीच में याद आ गया तो बता दूंगा। उन्होंने लिखा कि वेबर ने स्टील फ्रेम जो लिखा ब्यूरोक्रेसी को, इसका मतलब ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी बंद कमरे में रहती है। ब्यूरो का मतलब ही होता है बंद कमरा, कि ब्यूरोक्रेसी बंद कमरे में रहती है और कभी बाहर नहीं निकलती। ब्यूरोक्रेसी तो निकलेगी बाहर, सरकारी अधिकारी कमरे में कब तक नौकरी करेंगे? उनका तो काम ही फील्ड वर्क है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ब्यूरोक्रेसी को ये सोचना कि स्टील फ्रेम होके कन्फाइंड हो गई, ये गलत है। तमाम सारे यूरोपियन थिंकर ऐसे ही सोचते थे उस ज़माने में, अब नहीं सोचते, सुधर गए हैं। इसका ट्रू अर्थ ये है कि ब्यूरोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं मूल, वेबर ने ठोंक के कहा कि जो मैं दे रहा हूं सिद्धांत, इनको चैलेंज है, दुनिया में कभी कोई बदल नहीं पाएगा, ये उन्होंने अपने मन में कहा। एग्जैक्टली खड़े होकर घोषणा नहीं की, लेकिन जैसे कि उन्होंने ये कहा हो ठोंक कर, मेज ठोंक कर, कि देखो चेंज करके देख लेना, नहीं चेंज कर पाओगे। ये जो राजदंड है ब्यूरोक्रेसी का, ये इसको मैं कहता हूं क्या, राजदंड। ये राजदंड है, ये स्टील फ्रेम का निशानी है, स्टील फ्रेम की निशानी है। इसका मतलब कठोरता हमारे नेचर में है, हमारे नेचर में। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित IAS समकक्ष रैंक से रिटायर्ड हूँ, ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ 20 साल, जानता हूँ ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। कठोरता हमारे दिल में है। वो सुना है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे ही ये डंडा जो है ये हमारे दिल में है। कठोर तो हम हैं ही बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर हम कठोर हैं। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि मुझे संबंध तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता, थोड़े बहुत दिन मिस करता हूँ, लेकिन मैं निष्ठुर हूँ। ब्यूरोक्रेसी में हम निष्ठुर हो जाते हैं। हम किस किस से संबंध बनाएंगे? 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। पहला साल हम संबंध बनाने में लगाते हैं, लोगों को समझने में लगाते हैं, ज़िले को समझने में लगाते हैं, विभाग को समझने में लगाते हैं। दूसरे साल उस समझ को विकसित करके इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेते हैं। तीसरे साल लोग हम पर हावी होने लगते हैं, तब हम बड़ी जल्दी से झटक के चल देते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये कहो कलेक्टर्स के ट्रांसफ़र तो बहुत जल्दी होते हैं, ये पॉलिटिकल इशू है, इस पर हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। सरकारें बदल जाती हैं तो कलेक्टर SSP सबसे पहले बदले जाते हैं, ये राजनीतिक, इसके लिए भी वेबर ने बहुत कुछ कहा है। तो स्टील फ्रेम का मतलब ये है कि हमारे सिद्धांत जड़ हैं। क्या सिद्धांत जड़ हैं हमारे, जो बदलते नहीं कभी भी? हायरार्की शैल बी देयर, हायरार्की रहेगी रहेगी। इसको BL फड़िया में उच्चा नीच क्रम लिखा है, बड़ा गंदा सा शब्द लगता है। इसके लिए शुद्ध हिंदी है पद सोपान क्रम। UPSC में जब आएगा तो और भी गंदा शब्द आएगा। ट्रांसलेशन तो उनका माशाल्लाह है ही है, तो कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या है, कैसा है ट्रांसलेशन, लेकिन समझना चाहिए हमें। IAS एस्पिरेंट तुम हो, तुम्हें निकलना है, तो वो ट्रांसलेशन भी तुम्हें समझना पड़ेगा। उसकी आलोचना करके तुम बहाना नहीं कर सकते कि इस हिंदी अनुवाद की वजह से हम रह गए। ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाले लोग करते हैं, जो दोष दूसरों को देते हैं। अब है सो है,
गंदा ट्रांसलेशन तो है ही उनका। अब स्टील फ्रेम की दूसरी विशेषता, इसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ कंट्रोल होती है। प्रत्येक व्यक्ति का एक इमीडिएट बॉस होता है और वही उसको आदेश दे सकता है, और प्रत्येक बॉस का एक या अनेक इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स होते हैं और वो उन्हीं को आदेश दे सकता है, उससे नीचे वालों को नहीं देगा, और हम अपने इमीडिएट बॉस से ऊपर वालों से आदेश नहीं लेंगे। इफ़ आई एम असिस्टेंट कमिश्नर, जिस पद पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, तो मैं अपने डिप्टी कमिश्नर जो मेरा बॉस होगा उससे आदेश लूँगा, या जॉइंट कमिश्नर मेरा बॉस होगा। कभी कभी हमारा बॉस डिप्टी कमिश्नर होता है, कभी कभी जॉइंट कमिश्नर होता है। तो जो मेरा इमीडिएट बॉस है मैं आदेश उससे लूँगा। एडिशनल कमिश्नर का मेरे ऊपर कोई जोर नहीं। अब प्रैक्टिकल लाइफ मत लाओ यहाँ। प्रैक्टिकल लाइफ में तो अगर एडिशनल कमिश्नर बुला के कहेगा तो हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन थियोरिटिकली वो लिख के मुझे नहीं दे सकता, वो अपने सबॉर्डिनेट को लिखेगा, है ना। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, इसको कहते हैं प्रॉपर चैनल। इस प्रॉपर चैनल को तोड़ने की हिम्मत थोड़ी सी दिखाई आगे चल के, जब हम क्लासिकल थिंकर्स में आते हैं, गुलिक उर्विक पढ़ते हैं, तब उस समय जब तुम एक पिरामिड पढ़ते हो तो उसमें एक गैंग प्लैंक थ्योरी आती है। ये सब चीज़ें जब पढ़ते हो, गैंग प्लैंक का मतलब है कि प्रॉपर चैनल न जाके सीधे छलांग लगा के कोई कम्युनिकेशन कर लेना। बहरहाल वो विषय अभी नहीं है। जब हम ये क्लासिकल पढ़ते हैं, टेलर पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं 8 बॉस होते हैं, एक बॉस नहीं होता, लेकिन वो एक ही होता है। 8 बॉस जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हूँ, मेरे अंडर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, तो मैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हूँ, और मैं ही टेक्निकल बॉस हूँ, क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, वो भी इंजीनियर है ना। लेकिन डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ, अगर मैं चिकित्सक हूँ, कहीं पर चिकित्सा अधिकारी हूँ, तो एक तो मेरा बॉस वो है जो आईएएस है, जिसका चिकित्सा विज्ञान से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, जो कि सचिव है। या डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ अगर आईएएस है तो उसे कुछ नहीं पता चिकित्सा विज्ञान के बारे में, लेकिन टेक्निकली चिकित्सा विज्ञान के बारे में जो होगा वो दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर हो सकता है, वो टेक्निकल बॉस होगा। एक बॉस हमारा ऑडिट और अकाउंट्स के लिए होगा। ऐसे करके अलग अलग बॉस होते हैं, यही टेलर ने कहा। वेबर को कोई नकार नहीं सकता, वेबर हैं। स्टील फ्रेम जड़ दिया उन्होंने, ये सिद्धांतों का स्टील फ्रेम, ये एक आइडियल टाइप है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। यदि यहाँ नस्ति तद न अन्यत्र, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, जैसे महाभारत का सेंटेंस है ये, यदि यहाँ नास्ति तद न अन्यत्र, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यन्न भारत तन्न भारत, जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। ऐसे ही यहाँ पर है, जो ब्यूरोक्रेसी, जो आइडियल टाइप में नहीं वो कहीं नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी ने एक स्टील फ्रेम खड़ा किया है, जिसकी एक विशेषता है कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। 11 विशेषताएं हैं, मैं मुख्य आपको बता दे रहा हूँ। स्टील फ्रेम ये है। ये प्रश्न जीएस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जीएस 4 पेपर के लिए, जितना लोक प्रशासन विषय है उनके लिए। कई बार लोग ज़बरदस्ती बहस करने आ जाते हैं कि नहीं सर, वो हम तो ये सोचते हैं, आपने तो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप ज़रा तुलना करके बता दीजिए। मैं क्या तुलना करूं? लोक प्रशासन तो लोक प्रशासन है। आप जा रहे हैं प्रशासन में और लोक प्रशासन पढ़ना नहीं चाहते। अजीब बात है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ी नहीं। हाँ, बन जाएंगे, यहाँ पर आईएएस आप बन जाएंगे बिना पब्लिक एड लिए हुए भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पाली भाषा, संस्कृत भाषा से, लेकिन एक असफल अधिकारी रहेंगे। देख रहे हो रोजाना, कभी आर्तिका शुक्ला के बारे में न्यूज़ आती है कि उन्होंने ऐसा किया, कभी किसी के बारे में आती है, कभी वो बुलंदशहर में डीएम थी, कौन थी, उनके बारे में न्यूज़ आती है, कभी किसी के बारे में न्यूज़ आती है। सफल अधिकारी कौन है? टॉपर होने से सफल नहीं होते। एक अधिकारी तो यहीं डासना की जेल में पड़े हुए हैं अभी, शुक्ला जी, मैं पूरा नाम भूल गया, हमारे परिचित भी हैं, टॉपर थे। तो तमाम अधिकारी, मीडिया बताता नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ अंदर रहने की वजह से, कितने अधिकारी पनिश होते हैं क्योंकि उनको प्रशासन नहीं आता। तब मैं हंसता हूँ कि लोग प्रशासन पढ़ा होता तो शायद ये शीशा लेदर ना होती, दुर्गति ना होती। दुर्गति इसीलिए होती है कि लोग प्रशासन विषय नहीं रहा है, सेलेक्ट हो जाते हैं नो डाउट, लेकिन आगे की ज़िंदगी बायोलॉजी से नहीं कटती।
पाली भाषा से नहीं कटती, संस्कृत से नहीं कटती। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तो वैसे भी कोई नहीं लेता, और अगर ले भी तो इनसे नहीं कटती आगे की ज़िंदगी। जो प्रशासनिक जीवन है उस स्टील फ्रेम में रहना, जब आप उस स्टील फ्रेम को जानते ही नहीं हैं, आपको ठीक से पता ही नहीं है, अब कहेंगे ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता। मुझे पता है ट्रेनिंग का एक एक स्टेप पता है। ट्रेनिंग में कोई पब्लिक एड्स पढ़ाया थोड़ी जाता सब्जेक्ट। ट्रेनिंग में तो बहुत कुछ अलग चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग तो बड़ी मज़े की होती है। ट्रेनिंग में एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कहो कि ये विषय ऐसे पढ़ाए जाएं, तो ऐसे विषय नहीं पढ़ाए जाते। ये मान के चला जाता है ये तो आप पढ़ के आए होगे। तो स्टील फ्रेम की अगली विशेषता जो है वो ये है कि अधिकारी जो हैं वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है। कमिटेड का मतलब है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के प्रति कमिटेड, निष्ठावान ब्यूरोक्रेसी। यानी आपको सरकार के प्रति निष्ठावान होना है, चाहे जिस राजनीतिक दल का हो। अब प्रैक्टिकली आजकल क्या होता है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, तमाम लोग सपा के टाइम में सपाई हो गए, तो बसपा के टाइम में आते ही पनिश हो गए। तमाम बसपा के टाइम में बसपाई हो गए, तो सपा के टाइम में आके पनिश हो गए। खैर, सपा बसपा का तो ये हिसाब है कि कोई भी एकदम पॉइंट आउट कर सकता है कि ये अधिकारी सपा का होगा, ये बसपा का होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जाति आधारित हैं, तो उनको तो पॉइंट आउट किया जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ना ये पूछते हैं, ना वो पूछते हैं, ना भाजपा पूछती है, ब्राह्मण अधिकारी जैसे। ये कहीं इधर लगे रहते हैं, कहीं उधर लगे रहते हैं, मारे जाते हैं बुरी तरह से। अगर निष्ठा रहे केवल सरकार के प्रति, तमाम अधिकारी हैं जो कतई राजनीतिक नहीं, मैं कभी राजनीतिक नहीं रहा, और मेरी पोस्टिंग सदैव, जिन्हें लोग कहते हैं बहुत अच्छी पोस्टिंग, जिसको कहते हैं अरे गाजियाबाद मिल गया, कितनी जुगाड़ लगाई होगी, मैंने मिल गया क्या मतलब है? मैंने तो चॉइस भी नहीं दी, मैं चॉइस नहीं भरता था, मैं कहता था जो आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी है भेज दीजिए। अब गाजियाबाद इतनी वैकेंसी होती थी तो भेज ही देते थे। अब ये तो मेरे मन में अगर चोर है कि मैं यहाँ बहुत कमाने के लिए आऊँगा, तो मैं मंत्री जी को अप्रोच करूँ, कमिश्नर को अप्रोच करूँ, दलालों को पैसे दूँ, ये करूँ वो करूँ। होना वही है जो फेयरली होता है। तमाम सारे ट्रांसफर्स फेयर हुए हैं, कभी कोई समस्या नहीं आई। मैंने तो धेला भर नहीं दिया कभी भी किसी ट्रांसफ़र के लिए, किसी पोस्टिंग के लिए। अपने आप आराम से कानपुर, गाज़ियाबाद, हाँ बिजनौर जब मिला तो लोगों को लगा कि जब आपके हमेशा बहुत अच्छी पोस्टिंग होती है तो बिजनौर क्या बहुत अच्छी पोस्टिंग है क्या? मैंने कहा अच्छी बुरी मुझे पता ही नहीं है, सरकार ने ट्रांसफ़र किया, मुझे बिजनौर नौकरी करनी है, मैं करूँगा, करता रहा। तो बात यह है ना कि ब्यूरोक्रेसी मांगती है निष्ठा, किसके प्रति? सरकार के प्रति, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। लेकिन आप अपने लालच में अपनी पोस्टिंग को मजबूत करने के लिए, अच्छी पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ घूस की कमाई बहुत ज़्यादा हो। आप उस कमाई की वजह से घूस देते हैं, फिर घूस लेते हैं और अपने ऊपर पॉलिटिकल ठप्पा लगा देते हैं। अगर आप नौकरी के लिए तैयार रहें तो इतना मिल जाता है ईमानदारी से, सैलरी भी बहुत है, आप शान से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, आपकी कोठियाँ जगह जगह नहीं बनेंगी, जगह जगह फार्म हाउस नहीं खरीदेंगे। होना क्या है यार, जब रिटायर हो जाते हैं, जब घुटनों में दर्द होने लगता है 65 की उम्र के बाद, जब आदमी हालत पस्त हो जाती है, तो जा भी नहीं पाता अपने फार्म हाउसों और कोठियों की देखभाल करने के लिए। नौकरों के भरोसे रहते हैं, तब लगता है मैंने किसके लिए कमाया, फ़ायदा क्या हुआ? अरे रहना तो 2-3 कमरों में कई मकान में है। अरे भाई एक बेडरूम हो गया, एक ड्राइंग रूम हो गया और एक और रूम हो गया, दैट्स ऑल। या बच्चे कभी आते हैं तो उनके रुकाने के लिए 3-4 कमरे, 3 BHK ज़्यादा से ज़्यादा। इतने से ज़्यादा आदमी की आवश्यकता ही नहीं है। और नौकरी की शुरू में तो मैं तो 2 BHK में रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही क्या है। तो असलियत यह है कि स्टील फ्रेम ये कहता है कि आप ईमानदार रहें। वेबर ने कहीं नहीं लिखा, वो तो मानते थे होगा ही ईमानदार। जब वेबर ये मानते थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो थियोक्रेसी है, धर्म सत्ता है। यूपीएससी के पेपर में, पब्लिक एड के में एक जगह पर धर्म सत्ता शब्द भी लिखा हुआ है हिंदी में, और अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी लिखा हुआ है तो वो तो ब्यूरोक्रेसी को थियोक्रेसी मानते थे, क्लैर्गी मानते थे। क्लैर्गी का मतलब है जैसे चर्च में फादर होते हैं, पोप होते हैं, आर्क बिशप होते हैं, बिशप होते हैं, ऐसे करके होते हैं। तो एक तरह की हायरार्की है। तो ऐसी ही हायरार्की नौकरशाही में होती है। तो वेबर तो ये मानते थे।
तो जब धर्म सत्ता है तो धर्म को तो वो परम पावन मानते थे। धर्म में तर्क नहीं है, वो ये मानते थे। नहीं होता, ये सभी जानते हैं कि मज़हब में इसका अकल का दखल नहीं रखना चाहिए, ये कहा जाता है। अकल लगाई तो अविश्वास शुरू हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल वही है, अकल लगाई तो नौकरी से निकाले जाओगे। अब कहोगे भाई ये क्या, ऐसा कैसे, इतने अकल वाले लिए जाते हैं, इतने अक्लमंद लिए जाते हैं, वहाँ जाके उन सब की अकल मंद पड़ जाती है। हिंदी वाला मंद पहले उर्दू वाला मंद है, अक्लमंद, फिर अकल मंद हो गई, उनकी बुद्धि धीमी हो गई। नहीं, अकल का प्रयोग कहाँ करना है। आदेशों में हमें इफ एंड बट नहीं लगानी, किंतु परंतु नहीं लगानी। स्टील फ्रेम का मतलब है बंधा बंधाया। बॉस ने बुलाया कि ये करना है, यस सर, यस सर, सर जी सर। जब कभी मैं बॉस से मिलने गया और किसी का फ़ोन आया और बॉस के मुंह से एक ही बात निकल रही है, सर जी सर, यस सर, हाँ सर, ठीक है सर, इसका मतलब बॉस के बॉस का फ़ोन है। ये कभी नहीं होता कि लेकिन सर, सर मैं समझता हूँ ये ऐसे नहीं। अरे मार खाना है क्या, पिटोगे? अरे बॉस निकाल देगा 2 मिनट में, सस्पेंड कर देगा, भगा देगा। सस्पेंशन के 3 आधार: आपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया हो, आपने इमीडिएट बॉस का आदेश न माना हो, सॉवरेन ऑर्डर। ये नहीं कि वो कहे जूते पॉलिश करा लाओ, आपने मना कर दिया तो कोई सस्पेंड कर देगा, नहीं। सॉवरेन ऑर्डर यानी कि जो वैधानिक रूप से जो उसे अधिकार है जिन मामलों में आदेश देने का, वो आदेश अगर आपने नहीं माना है और इसके अतिरिक्त विभागीय नियमों की अनदेखी की है, गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन किया है, तो बॉस, हालांकि कंडक्ट रूल ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है लगते हैं आज के ज़माने में, मैं बता चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ इस पर। लेकिन जब बॉस नाराज़ होता है, मान लो, अब मैं वही बात कहूँगा, इनफॉर्मल बात, उसने कहा कि जूतों में पॉलिश करा लो और तुम नहीं गए, तुमने कहा सर ये सॉवरेन ऑर्डर नहीं है, उसने कहा कोई बात नहीं। अब उसने जांच पड़ताल शुरू की तो तुम 10 जगह कंडक्ट रूल का उल्लंघन करते पाए जाओगे, क्योंकि कंडक्ट रूल हैं ही इतने। कभी उसने पूछ लिया कि ये शर्ट और पैंट जो पहने हो, सूट पहने हो, कितने का है? अगर 5,000 से ज़्यादा का है तो क्या परमिशन ली? 5,000 से ज़्यादा की खरीद के लिए गवर्नमेंट की परमिशन ली, नहीं ली, सस्पेंड करो। 1,000 से ज़्यादा की गिफ्ट, 5,000 से ज़्यादा की गिफ्ट, अलग अलग विभाग में अलग अलग नियम हैं। तमाम नियम ऐसे हैं, उनको मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा, अलग से वीडियो बना चुका हूँ 2 बार और वो वीडियो डिलीट भी नहीं है, बता चुका हूँ कंडक्ट रूल्स क्या है। तो 2 मिनट में कंडक्ट रूल के उल्लंघन पे पकड़ के तुम्हें टांग देगा कान पकड़ के। तो लोग वो सब भी करते हैं जो बॉस कुछ भी कहते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जो लड़कियों को गलतफहमी हो, फिलहाल मैंने अपने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने, चाहे जितना ये अदरवाइज़ मैं इसकी बहुत आलोचना करता हूँ कि अच्छा नहीं है विभागीय, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफिसर्स का नहीं है, लेडी ऑफिसर्स का नहीं है, बिल्कुल नहीं देखा मैंने कभी भी। लोअर लेवल पे होता है, क्लरिकल लेवल पर वगैरह, वो उन्हीं के आपस के लोग जो भी करें, ये उनके म्यूचुअल रिलेशंस हैं, मैंने देखे कई बार। ऑफिसर किसी लेडी क्लर्क को भी हैरेस नहीं करता, म्यूचुअल कंसेंट हो तो बात अलग है, वो मैंने देखी एक आध जगह। म्यूचुअल कंसेंट तो ऑफिसर ऑफिसर के बीच में भी हो सकती है, लेकिन हैरेसमेंट कि मुझे ये कास्टिंग काउच वाली बात, अधिकारी अधिकारी है, वो तो अधिकारी है, उसको लोग अदरवाइज पैसा मांग सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है। ये बात मुझे बड़ी संतोषजनक लगती है और इसीलिए लड़कियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारी नौकरी में, इवन पुलिस में भी मैंने देखा है, सरकारी नौकरी में अधिकारियों द्वारा हैरेसमेंट मुझे तो नहीं दिखा, ऑफिसर्स का नहीं दिखा कहीं भी। तो स्टील फ्रेम जो है वो नियम बनाता है, एक मानसिकता तैयार करता है। व्हाट इज़ द स्टील फ्रेम? इट इज़ द स्ट्रिक्ट मेंटालिटी ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी एंड दैट इज़ पर्टेनिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या ये ओपन नहीं है सोसाइटी के प्रति? नहीं, ये ओपन है। समाज के अनुसार नियम बदलते हैं। नियमों से अगर हमें विपथ गमन करना है, डेविएंस करनी है, तो हम नया नियम बना के ही करेंगे। अगर हम कहते हैं एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भावनाएं लानी हैं, हमें विनम्र होना है, तो इसका भी नियम बनाया जाएगा कि आपको विनम्रता पूर्वक ये करना है। जियो आते थे, गवर्नमेंट ऑर्डर, उनमें लिखा होता था
कि आदेश दिया जाता है एतद द्वारा, इस पत्र के द्वारा सभी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है। सभी अधिकारी भविष्य में जनता से जो लोग मिलने आते हैं, जो प्रतिनिधिमंडल आते हैं, जो व्यापार मंडल आते हैं, जो व्यापारी आते हैं, जो टैक्स पेयर करदाता आते हैं, उनसे इज्जत से बात करेंगे, सम्मान से बात करेंगे, मुस्करा के बात करेंगे। और यदि वो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और वो अधिक समय तक आपके सामने रुकते हैं तो उनको गवर्नमेंट फंड से चाय पिलाएंगे। इनफॉर्मेलिटी भी फॉर्मल है यहाँ, यानी इनफॉर्मेलिटी के रूल्स बने हुए हैं। ये साइकिल की चेन है तो लोहे की लेकिन फ्लेक्सिबल दिखती है। मोटरसाइकिल साइकिल में जो चेन घूमती है, तुम कहोगे वो तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन लोहे की है, किसी को मार दो तो फूट जाएगा सर उसका। तो ये है ब्यूरोक्रेसी बहुत खतरनाक। समझ गए ना? हाँ।